नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक सिद्धि स्थान अध्याय 6 वमन विरेचन व्यापक सिद्धि के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी के विघ्नों को दूर करें, सबका पढ़ाई में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वमन विरेचन व्यापक सिद्धि। ठीक है, मतलब वमन विरेचन से जो व्यापत्तियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती है, उनकी सिद्धि या चिकित्सा के बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फॉर द पर्पज़ ऑफ शोधन सीजन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, कि भाई विशेष ऋतुओं शोधन की और शोधन की सामान्य ऋतुएं। ठीक है, तो विशेष ऋतुएं कौन कौन सी होती है? ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत। और सामान्य ऋतुएं जो अपन पढ़ चुके हैं, प्रावृट, शरद और वसंत। वसंत में कफ का, शरद में पित्त का, प्रावृट में वात का जो है शोधन, सामान्य शोधन करना चाहिए, सामान्यतः। ठीक है, और विशेष शोधन ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत ऋतु में। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। विशेष ऋतु आर एक्सट्रीम सीजन्स एंड द साधारण ऋतु आर नॉर्मल सीजन्स। ठीक है, कि विशेष ऋतु क्या होती है? एक्सट्रीम सीजन होते हैं, और जो साधारण ऋतु है वो नॉर्मल सीजन होते हैं। इन प्रावृट, शरद एंड वसंत ऋतु पेशेंट कैन अंडरगो शोधन, कि जो प्रावृट ऋतु है, शरद ऋतु और वसंत ऋतु में, इनमें जो पेशेंट हैं उसको शोधन करना चाहिए। ठीक है, सामान्य शोधन। फिर इसके बाद इनमें कौन कौन से मास आते हैं वो अपन देखते हैं। शुचि नव, मतलब आषाढ़ और श्रावण में प्रावृत ऋतु आती है। ऊर्ज सह, यानी कार्तिक और मार्गशीर्ष जो मास है, शरद ऋतु। और तपस्या और मधु, यानी फागुन और चैत्र जो है वसंत ऋतु के अंदर काउंट किए गए हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। शोधन हैज़ टू बी एडवाइज्ड आफ्टर एडिक्वेट स्नेहन एंड स्वेदन, यानी कोई भी अपन जानते हैं पंचकर्म करते हैं उससे पहले पूर्व कर्म करने होते हैं। तो पूर्व कर्म होते हैं स्नेहन और स्वेदन। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि किसी भी रोगी को जो शोधन है वो एडवाइस करने से पहले क्या कराना चाहिए? उसका स्नेहन और स्वेदन। ठीक है, फिर है वैन पेशेंट इज अति स्निग्ध इंस्टेड ऑफ स्नेह विरेचन रुक्ष विरेचन इज एडवाइज्ड, कि अगर जैसे मान लो कोई पेशेंट अति स्निग्ध है तो उसमें क्या है कि बिना स्नेहन के ही डायरेक्ट विरेचन कराने की या फिर रुक्ष विरेचन कराने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब स्नेहन, स्वेदन और शोधन के लाभ बता रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जिस प्रकार चिकने पात्र से जल बिना परिश्रम के ही गिराया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्निग्ध शरीर से औषध द्वारा कफ आदि दोष बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, यह है स्नेहन का लाभ। सबसे पहले स्नेहन के लाभ के बारे में अपन ने बात कर ली। अब है स्वेदन के लाभ के बारे में अपन देखते हैं। तो स्वेदन का क्या लाभ है? जिस प्रकार गीली लकड़ी को अग्नि चारों तरफ से सुखाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार स्निग्ध पुरुष के शरीर में स्थित दोष को स्वेद अपने स्थान से विचलित कर देता है। ठीक है, जो स्वेदन है वो क्या, एक तरह से अपन लोकल लैंग्वेज में बोले तो दोषों को पिघलाकर कोष्ठ में लाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया है कि जो गीली, जिस प्रकार गीली लकड़ी को सुखा के अग्नि चारों तरफ से सुखा के उसका नाश कर देती है, उसी प्रकार जो है ये दोषों को क्या है कि स्निग्ध पुरुष के शरीर में स्थित दोष को स्वेद अपने स्थान से विचलित कर देता है। ठीक है, ये स्वेदन के लाभ हो गया। अब बचता है शोधन के लाभ। ठीक है, शोधन के लाभ। शोधन के लाभ क्या है? जिस प्रकार कपड़े के मैल क्षार से उत्कृष्ट होकर जल के द्वारा निकाला जाता है, उसी प्रकार उबड़े हुए मल संशोधन के द्वारा बाहर निकाल जाता है। अब जैसे अपन कपड़े धोते हैं, सर्फ वगैरह में डालते हैं, तो क्या होता है उससे कि जो गंदगी होती है, मैल होता है, वो सोडा आदि के कारण क्या होता है, और निकल के कपड़े से हटके और बाहर पानी में मिक्स हो जाता है, और पानी द्वारा अपन उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही है शरीर में शोधन की भूमिका। शोधन में क्या होता है? सबसे पहले दोषों को उत्कृष्ट करके और उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये शोधन के लाभ हो गए। फिर यहाँ पे अगली बात आती है, व्हेन द पेशेंट इज हैविंग इंडाइजेशन, अजीर्ण, वमन एंड विरेचन शुड बी अवॉइडेड। ड्यूरिंग दिस कंडीशन वमन द्रव्य कोज विरेचन एंड विरेचन द्रव्य कोज वमन,
कि अब यहाँ पे इसने बता रखा है अजीर्ण, अपन ने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा हुआ है कि अजीर्ण ऐसा है जिसमें सभी पंचकर्म, पूर्वकर्म और पश्चातकर्म सब है ना इसमें वर्जित होते हैं, केवल और केवल लंघन इसकी चिकित्सा बताई जाती है। ठीक है, तो वैसा यहाँ पे इसने वमन विरेचन क्यों अवॉइड करने को है उसके बारे में बताया है कि जो इंडाइजेशन है, अजीर्ण है, उसमें वमन विरेचन नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि इस कंडीशन में जो वमन द्रव्य हैं वो विरेचन कर्म करते हैं और जो विरेचन द्रव्य हैं वो वमन कर्म करते हैं। ठीक है, अब जिसका काम जिसको करना मतलब उचित रहता है, वो अगर वो वैसा काम नहीं करेगा तो अपन को लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। कई लोग कहेंगे क्या बॉस मतलब सर विरेचन तो हो ही रहा है, तो वमन द्रव्यों से हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, या विरेचन द्रव्यों से वमन हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है कि जो वमन द्रव्यों का काम क्या है, औषध को ऊर्ध्व भाग से निकालना। ठीक है, वमन की परिभाषा ही अपन ने कल्पस्थान में ही पढ़ी है, दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम, कि जो ऊर्ध्व भाग से दोषों को निकाले वो वमन कहलाते हैं, वमन द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, और दोष हरणम अर्धोभागम विरेचन संज्ञकम, कि जो अधोभाग से दोष को निकाले वो विरेचन कहलाते हैं। अब ये जो अपना नेचुरल काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अपन को जो नेचुरल रिजल्ट है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे निषिद्ध या अवॉइड करने को बोला गया है अजीर्ण में वमन और विरेचन को। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आपको बात नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। फिर है मात्रा युक्त औषध का लक्षण। जो औषधि मात्रा में कम हो किंतु बड़े वेग से सुखपूर्वक दोषों को निकालने वाली हो, ठीक है, लघुपाकी हो, जिसका स्वाद सुखकर हो, जो मन को तृप्त करने वाली हो, रोगों को दूर करने की शांति से संपन्न हो, जो कभी भी विकार न करने वाली हो, ये इस प्रकार की मात्रा युक्त औषधि समझनी चाहिए। यानी जो मात्रा में भले ही कम हो लेकिन सुखपूर्वक बड़े वेग से या बहुत वेग से दोषों को निकालने वाली हो, लघुपाकी हो मतलब इजीली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, स्वाद में सुख करो मतलब अपन उसको टेस्ट में ऐसा नहीं हो कि टेस्ट में लेने में ही परेशान हो जाए रोगी, उसको ली ही नहीं जाए, निगली ही नहीं जाए, या दवाई अंदर ही नहीं ली जाए उससे। ठीक है, जो मन को तृप्त करने वाली होगी, लेने के बाद रोगी को ठीक ठाक लगे, महसूस हो, अच्छा महसूस हो, रोगों को दूर करने की शांति से संपन्न हो, शक्ति से संपन्न हो। ठीक है, मतलब जिसको लेने पर रोग दूर हो ही हो। ठीक है, इस प्रकार की जो है, और जो कभी भी विकार उत्पन्न न करने वाली हो, इसे मात्रायुक्त औषध का लक्षण समझना चाहिए, इसे मात्रायुक्त औषध समझनी चाहिए। यदि किसी औषध सेवन में असावधानी हो, औषधि की व्यापत्ति हो जाए तो भी अधिक ग्लानि करने वाली न हो। यानी अगर आपने उसको मिस यूज किया है या फिर गलत तरीके से यूज किया है तो भी वो आज ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो रस गंध वर्ण है उसमें उत्तम हो, उस औषधि को यह समझना चाहिए कि मात्रापूर्वक सेवन किया गया है। ये सारे इसके लक्षण बता रखे। फिर यहाँ पे एक बता रखे कि विच डज इट्स थेरेप्यूटिक एक्शंस गेट्स डाइजेस्टेड इजीली। वहीं ऊपर वाली बातों को ही थोड़ा इंग्लिश में समझाने की कोशिश है यहाँ पे, कि जो है अपने थेरेप्यूटिक एक्शन को करें, ठीक है, इजीली डाइजेस्ट हो जाए और डिजीज़ या रोग में आराम दे, रिलीफ दे। ठीक है, एंड इन मीन टाइम डज नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू डिजीज़ और डिस्कम्फर्ट इन द पेशेंट, यानी कोई और कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न नहीं करे रोगी में। तो ऐसी मात्रापूर्वक मात्रा समझनी चाहिए औषध की। ठीक है, फिर आता है पेयादि संसर्जन क्रम का प्रयोग क्यों करते हैं अपन। कि संशोधन के द्वारा शुद्ध मनुष्य के शरीर से दोषों को निकाल देने पर अग्नि मंद हो जाती है। ठीक है, इसलिए पेय आदि संसर्जन क्रम का सेवन कराया जाती है ताकि उसकी अग्नि को पुनः रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये बात, पेय आदि संसर्जन क्रम का क्या रीज़न है, क्यों कराया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉज फॉर मेडिसिन टू प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन। कॉजेज फॉर मेडिसिन टू प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन, कि औषध की व्यापत्ति या कॉम्प्लिकेशंस में जो कारण होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें कारण हो सकते हैं 6, कौन कौन से। एडमिनिस्ट्रेशन एट रॉन्ग टाइम, कि गलत समय में जो है औषध का एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, औषध दी गई हो रोगी को। ठीक है, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन इन इनएडिक्वेट डोज, कि जितनी मात्रा में उसको देनी चाहिए, जैसे कि अपने औषधियों की मात्रा शास्त्रों में या फिर अपने मॉडर्न पैथी भी देख लें अगर, उसमें भी क्या है औषधियों की मात्रा से मतलब फिक्स होती है कि हाँ इतने mg की ये गोली देनी है। ठीक है, उससे ज़्यादा डोज दिन की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही औषधियों की मात्रा आयुर्वेद में भी निश्चित होती है कि भाई ये औषधि रक्ति द्वय ततः खाद्यत, यानी 2-2 रत्ती की गोलियां खानी है। ठीक है, तो ऐसे ही, या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण भोजन के
प्रथम ग्रास में लेना है 3 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम जितना भी उसके अपन डोज लेते हैं। तो अगर वो डोज प्रॉपर नहीं है तो वो भी व्यापत्ति या डिस्कम्फर्ट या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन करने वाली हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्सेस अति सर्वत्र वर्जित, ये आप सभी जानते हैं कि भाई जो एक्सेस में अगर आपने मेडिसिन ले ली तो ओवरडोज हो जाएगा। बहुत से केस आते हैं मॉडर्न में जब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ओवरडोज हो जाती हैं, ठीक है, यानी मात्रा से अधिक उन्हें अगर दे देते हैं तो वो नुकसान करेंगे, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न करेंगी। तो यहाँ पे यही है एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्सेस। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड और एक्सपायर्ड मेडिसिन, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, कि एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं रोगी को तो वो नुकसान करने वाली होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नॉट ट्राइट्यूरेटिंग मेडिसिन विद ड्रग्स हैविंग सेम एक्शन, कि जो औषधि अपने समान गुणधर्म वाली या औषध से भावित न हो। यानी जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो अपन ने वमन विरेचन वाले स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है कि वमन द्रव्य की पोटेंसी बढ़ाने के लिए या विरेचन द्रव्य की पोटेंसी बढ़ाने के लिए समान वीर्य वाले या समान गुणधर्म वाले औषधों की भावना देनी चाहिए। औषध स्वरस्य या क्वाथ या जो भी लिक्विड है फांड हिम, इनकी भावना देनी चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि अगर भावना नहीं दी गई हो तो उसका एक्शन क्या होगा, कम होगा जनरल, ठीक है। फिर है मेडिसिन आर नॉट प्रॉपरली फोर्टिफाइड, कि जिस औषध का संस्कार निर्माण रूप से या उचित रूप से न किया गया हो, ठीक है, तो इस प्रकार जो है औषध व्यापत्ति करने वाली हो जाती हैं। फिर है कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट और एक्सेस शोधन औषध, यानी संशोधन के अतियोग और अयोग से उत्पन्न होने वाली टोटल 10 व्यापत्तियाँ हैं, जिसमें से अयोगजन्य हैं 7 और अतियोगजन्य हैं 3, ठीक है। तो अयोगजन्य 7 कौन कौन सी है, आदमान यानी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, स्राव डिस्चार्ज, हृदयग्रह टेंडरनेस और पेन इन कार्डियक रीजन, गात्रग्रह पेन इन बॉडी, स्तंभ स्टिफनेस इन बॉडी, उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस, क्लम यानी लेसेट्यूड यानी बिना कार्य किए थकान महसूस होना। और अतियोगजन्य क्या है अपन जान सकते हैं, तो अतियोगजन्य क्या है, ट्रिक इसकी है वीजेपी। तो वी से जो है अपन विभ्रंश, जे से जीवादान और पी से परिकर्ती का मान सकते हैं। परिकर्ते का फिशर इन एनो, जीवादान लॉस ऑफ वाइटल ब्लड या हेमरेज, ठीक है। और विभ्रंश क्या है, रेक्टल प्रोलैप्स गुद भ्रंश या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस संज्ञा भ्रंश, या तो संज्ञा का या गुद का भ्रंश हो जाना, ठीक है। फिर है ये 10 व्यापक चतुष्पाद की विगुणता से होते हैं, यानी चतुष्पाद में, चतुष्पाद अपन जानते हैं कौन कौन से हैं। चतुष्पाद वो क्या बोलता है, उपस्थाता हो सकता है, उपस्थाता है, रोगी है, ठीक है, और औषध है और विषक है। विषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ये आपने पढ़ा होगा अष्टांग हृदय में, ठीक है। तो ये है 10 जो चतुष्पाद के, जो 4 चतुष्पाद के जो 10 व्यापति जो हैं उसके कारण उनकी इन मतलब उनकी दक्षता अगर उनमें नहीं होती काम करने की, या वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं, तो उनकी विगुणता से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है ये 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, औषधि का पुनः पुनः प्रयोग करना नहीं चाहिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप वमन कराना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें वमन कठिनता से होता हो, उसे वमन द्रव्य अपन ने पिला दिया पर उसको वमन नहीं हुआ हो, अथवा अल्प वमन हुआ हो, ठीक है, अथवा वमन द्रव्य से विरेचन हो गया हो, और जो क्रूर कोष्ठी हो, ठीक है, जिसे विरेचन बड़ी कठिनता, 2 कंडीशन बता रखी है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जिसको वमन कठिनता से होता हो, या वमन द्रव्य पिलाने पर वमन नहीं होता हो, या अल्प वमन होता हो, या वमन के स्थान पे विरेचन हो जाता है, ये पहली कंडीशन है वमन वाली। विरेचन वाली क्या है कि जिसमें व्यक्ति क्रूर कोष्ठी हो, जिसे बड़ी कठिनता से विरेचन होता हो, उसे अगर विरेचन द्रव्य पिलाया जाए तो उसे विरेचन न हुआ हो, या अल्प विरेचन हुआ हो, या विरेचन की जगह वमन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, औषधों का पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन पुनः प्रयोग करते हैं ऐसे रोगी में तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब यहाँ पे यही है कि कोई अपन ने ऐसा पेशेंट है जिसको अपन को वमन करवाना है, लेकिन अपन ने उसको वमन द्रव्य पिला दिया जितनी मात्रा में उसको पिलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको वमन नहीं हो रहा है, या वमन बिल्कुल अल्प मात्रा में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अगर अपन उसको दोबारा औषध देते हैं, तो अगर अपन ने उसको दोबारा औषध दे दी तो क्या पता उसको या तो अतियोग हो जाए जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पे पुनः पुनः औषध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे विरेचन के लिए है
कि विरेचन कराने के लिए आपने औषध दी पर उसको विरेचन नहीं हो रहा है या अल्प विरेचन हो रहा है या विरेचन की जगह वमन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, पुनः उसको दोबारा जो औषध नहीं प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद पुनः औषध प्रयोग करते हैं तो उसको नुकसान पहुंच सकता है उसको। ठीक है, अब आता है स्नेहन स्वेदन के बिना अगर अपन जो औषध प्रयोग करें तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन शोधन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड विदाउट सब्जेक्टिंग द पर्सन टू स्नेहन एंड स्वेदन, कि स्नेहन स्वेदन के बिना अगर अपन डायरेक्ट शोधन करते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। वो 8 है, क्या क्या, विब्रेंस, रेक्टल प्रोलैप्स या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शोथ, एडिमा, हिक्का, हिकअप। ठीक है, फिर तम, डार्कनेस बिफोर द आइज, कि भाई तमय प्रवेश जब अपन बोलते हैं आंखों के आगे अंधेरा आना, पिंडिकोद्वेष्टन, क्रैम्प्स इन मसल्स। ठीक है, कंडू, ईचिंग, उरुसात, टायर्डनेस इन थाई, टायर्डनेस ऑफ थाई, विवर्ण, डिस्कलरेशन। ये जो 8 हैं ये बिना स्नेह स्वेदन के औषध प्रयोग या शोधन का करने के कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, इस प्रकार आज हम यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे जिसमें अपन परिकर्तिका, जीवादान, ठीक है, गुदब्रंश, इनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। इसमें मेन तो क्या क्या काम के हैं कि एक तो शोधन ऋतुएं पूछ लेते हैं कि विशेष और सामान्य शोधन ऋतुओं के नाम बताइए। दूसरा 2 नंबर पर पूछ सकते हैं कि जो सामान्य शोधन ऋतु है उसमें आने वाले मास या महीनों के जो है डिटेल बताइए। तीसरा कि स्नेह स्वेदन शोधन के लाभ पूछ सकते हैं 5 नंबर में। चौथा क्या है, मात्रायुक्त औषध के लक्षण पूछ सकते हैं 5 नंबर में। फिर व्यापत्तियाँ पूछ सकते हैं कि भाई जो अपने अयोग अतियोग है संशोधन के उनसे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है 10, उनकी डिटेल पूछ सकते हैं 10 नंबर में। ठीक है, इसके अलावा ये कारण के रूप में पूछ सकते हैं 2-5 नंबर में कि औषधि का पुनः पुनः प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, कारण बताइए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि स्नेह शोधन के बिना औषध प्रयोग से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या हानि हो सकती है उसके बारे में बताएं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय।